हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025882 का एनालिसिस। पेपर 882 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप मुहावरे का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए या अपने प्रयास में सफल होने के लिए दिया गया उचित मौका। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक उचित अवसर टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को दिया गया उचित मौका या अवसर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का अर्थ है कठोर दंड। ऑप्शन बी, अ सीवियर रेप्रिमांड फॉर फेलियर। फेलियर का अर्थ है नाकामी, असफलता। सीवियर का अर्थ है गंभीर और रेप्रिमांड का अर्थ है फटकार या डांट। तो नाकामी पर पड़ी गंभीर फटकार या डांट। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है लाउड कंप्लेंट और प्रोटेस्ट। कंप्लेंट का अर्थ है शिकायत और प्रोटेस्ट का अर्थ है विरोध। कोई जोरदार शिकायत या विरोध, कंप्लेंट या प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है एक्सप्लिसिट, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से स्पष्ट। कोई बात या चीज़ जब पूरी तरह से स्पष्ट हो, उसके विषय में कोई शक या संशय न हो, वो पूरी तरह से असंदिग्ध हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो उसे कहेंगे एक्सप्लिसिट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अनमिस्टेकेबल का भी अर्थ है जो पूरी तरह से स्पष्ट है, सही है, जिसके विषय में कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है मैनिफेस्ट, जिसका भी वही अर्थ है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उन्हें भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए, इनएफेबल का अर्थ है अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। इंग्लिश में इनएक्सप्रेसिबल, तो इनएफेबल जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ऑप्शन बी एक बेहतरीन शब्द है वेग, जिसका अर्थ होता है धुंधला या अस्पष्ट। ये प्रश्न शब्द का एंटोनिम है, विलोम शब्द है, किंतु हमसे सिनोनिम पूछा गया है। और अंतिम ऑप्शन अनइंटेलिजिबल भी अर्थ में प्रश्न शब्द का लगभग विलोम है। अनइंटेलिजिबल का अर्थ है दुर्बोध, जिसे समझा न जा सकता हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझना मुश्किल हो या समझा न जा सकता हो। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। निर्देश है नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है। जिस खंड में ये एरर या अशुद्धि है वही हमारा आंसर होगा, तो पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट है सबसे आसान, वे है तरीका, टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन। प्रॉपर है उचित, रिकॉग्निशन का अर्थ है पहचान या मान्यता। आर थ्रू, थ्रू का अर्थ है के माध्यम से, डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन का अर्थ है समर्पण, एंड सिंसियरिटी का अर्थ है सदनियत या निष्कपटता, ईमानदारी। सिंसियरिटी वो स्थिति है जहां आप ईमानदार हैं, निष्कपट हैं और आपकी नीयत बिल्कुल सही है। वाक्य में एरर निसंदेह यहां है, आर नहीं इज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, हमारा सब्जेक्ट है द सिंपलेस्ट वे। चूंकि वे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन। उचित पहचान या मान्यता पाने का सबसे सरल जो तरीका है वो है इज थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। और वो क्या है तरीका कि आप काम करें समर्पण और निष्कपटता या ईमानदारी से। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी, आर नहीं इज होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न, तो पढ़ते हैं। अ पर्सन हु ट्राइज टू परसुएड पीपल। परसुएड का अर्थ है राजी करना, मनाना। टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, कन्वर्ट का अर्थ है धर्म परिवर्तन करना, क्रिश्चियनिटी है ईसाई धर्म। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को परसुएड करने की कोशिश करता है, राजी करने की कोशिश करता है कि वो ईसाई धर्म अपना ले, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा इवेंजेलिस्ट। इवेंजेलिस्ट, विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे मिशनरीज थे जिनका काम था क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ईगोटिस्ट एक बहुत अच्छा शब्द है। ईगोटिस्ट का अर्थ है अहमवादी। ऐसा व्यक्ति जो
अपने आप पर केंद्रित हो और अपने बारे में ही बात करता हो। ईगोटिस्ट का एक विशेष लक्षण होता है, वो दिन भर अपने बारे में बात करता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में बात करता है। ऑप्शन सी कंजर्वेशनिस्ट का अर्थ है संरक्षणवादी, जबकि ऑप्शन डी नेशनलिस्ट का अर्थ है राष्ट्रवादी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए पैसेज को सीधा हल करने की कोशिश न करें, पहले उसे पढ़ें फिर हल करें। यदि समय का अभाव हो, समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। Everyone wants to be happy, हर आदमी प्रसन्न होना चाहता है। I also want to be happy, मैं भी प्रसन्न होना चाहता हूँ। डैश that is when I am at my best, बेस्ट होता है सर्वोत्तम। I know that happiness comes from डैश, मैं जानता हूँ जो खुशी है वो आती है from डैश, not from outside, बाहर से नहीं। The dash tools I will have to learn to use, जो tools का अर्थ है उपकरण, यहाँ अर्थ है माध्यमों से। I'll have to learn to use here will only work if, वो काम करेंगे यदि, if I understand, मैं समझ जाऊं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये प्रसन्नता के विषय में है और प्रसन्नता कैसे पाई जाए या काम में ली जाए उस विषय में। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। Everyone wants to be happy, I also want to be happy, dash that's when I am at my best, because that's when, क्योंकि तभी होता है that I am at my best, कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं, योग्यताओं आदि की स्थिति में आ जाता हूं। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। until का अर्थ है जब तक कि नहीं, जैसे until the bell rings, जब तक कि घंटी बज नहीं जाती। unless का अर्थ है यदि नहीं, और nevertheless का अर्थ है के बावजूद या in spite of something या notwithstanding। हमारा आंसर ऑप्शन ए बिकॉज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, I also want to be happy because that's when I am at my best. I know that happiness comes from dash, not from outside. Happiness comes from within. मैं जानता हूं कि जो प्रसन्नता है वो अपने भीतर से आती है। within है भीतर से। अन्य ऑप्शंस में for के लिए, on आप जानते हैं, around है किसी चीज के चारों ओर या आसपास, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए within ही रहेगा, भीतर से। आगे बढ़ते हुए, from within not from outside, the dash tools I will have to learn to use, the powerful tools. Powerful का अर्थ है शक्तिशाली। The powerful tools, जो शक्तिशाली tools हैं, I'll have to learn to use, इनका मुझे प्रयोग करना सीखना होगा। Here will only work, वो काम करेंगे if I understand, जब मैं ये समझ जाऊं। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। Affected का अर्थ है प्रभावित, stable का अर्थ है स्थिर या संतुलित, जो डगमगा नहीं रहा हो। वैसे स्टेबल का एक अन्य अर्थ है घोड़ों का अस्तबल। ग्रूवलिंग एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है थकाऊ या टायरिंग या एग्जॉस्टिंग। हमारा आंसर ऑप्शन सी पावरफुल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते हैं। द पावरफुल टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर विल ओनली वर्क, वो काम करेंगे इफ आई अंडरस्टैंड, अगर मैं समझूं, दैट आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, दैट आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स। इन चार्ज का अर्थ होता है इन कंट्रोल, यानी आप नियंत्रण कर रहे हैं। ये टूल्स काम करेंगे जब मैं ये समझूं कि मैं हूं इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, कि मैं अपने विचारों का नियंत्रण करने वाला हूं, विचार मेरे नियंत्रण में है। एक्शंस एंड इमोशंस, कि मैं नियंत्रण कर रहा हूं अपने विचारों का, अपने एक्शंस कर्मों का और कार्यों का, एंड इमोशंस अपनी भावनाओं का। अन्य ऑप्शंस में फ्रेम आप जानते हैं, स्ट्रक्चर का अर्थ है ढांचा या बनावट किसी चीज़ की, और कस्टडी का अर्थ है किसी कैद या कब्जे में। अगर आप पुलिस की कस्टडी में हैं तो पुलिस जो है उसकी कैद में है, आप उसके नियंत्रण में है। हमारा आंसर यहाँ चार्ज होगा, कस्टडी नहीं, कोई कैद की बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, दैट आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, एक्शंस एंड इमोशंस, एंड इफ आई एम विलिंग, विलिंग का अर्थ है इच्छुक, टू डू सम सिंपल एक्सरसाइजेस ऑन अ डैश बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर का अर्थ है नियमित, और कुछ अभ्यास, यहाँ एक्सरसाइज का अर्थ अभ्यास से है, कुछ ऐसे अभ्यास साधारण से जो मैं कर सकूं नियमित रूप से। बेसिस का अर्थ है आधार, तो नियमित आधार पर, नियमित रूप से। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए स्टिमुलेंट एक बढ़िया शब्द है जिसका अर्थ है उत्तेजक, ऐसी चीज जो आपने आपके अंदर जोश या उत्तेजना भरे कहलाएगी स्टिमुलेंट।
टेम्पररी का अर्थ है अस्थायी और लीगल का अर्थ है वैध या कानूनी। हमारा आंसर ऑप्शन सी रेगुलर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। पहले पढ़ें और फिर इन्हें सही या तार्किक क्रम में रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। दो हालांकि जॉन फाउंड नन, किसी को भी नहीं पाया, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, उसे कोई ऐसा नहीं मिला पर वो अपना प्रयास छोड़ने को तैयार नहीं था। गिव अप का अर्थ है प्रयास आदि छोड़ना। ही कंटिन्यूड द सर्च टिल नून, नून का अर्थ है दोपहर के 12 बजे, तो उसने दोपहर तक 12 बजे तक जो है अपनी खोज जारी रखी। जॉन वॉन्टेड टू हैव बिग वेल डग, डग थर्ड फॉर्म है डिग की। जॉन चाहता था कि एक बड़ा कुआं खोदा जाए। जॉन वॉन्टेड टू हैव अ बिग वेल डग, एक बड़ा कुआं खुदवाना चाहता था। ही सर्च्ड अराउंड फॉर वर्कर्स, उसने इधर उधर ढूंढा वर्कर्स के लिए। हु वुड डू द जॉब, जो काम करे। फॉर हिम विदाउट वेजेस, वेजेस का अर्थ होता है मजदूरी, कि वो काम करें, ऐसे मजदूर हों जो उसके लिए काम करें बिना वेजेस के, बिना मजदूरी या मेहनताने के। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई व्यक्ति था जॉन जो चाहता था एक कुआं खुदवाया जाए, ऐसे मजदूर चाहता था जो वो काम उसके लिए मुफ्त में करें और शायद उसे ऐसे कोई मजदूर नहीं मिले। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RS तथा QP। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड R। जॉन वॉन्टेड टू हैव अ बिग वेल डग, जॉन चाहता था कि एक बड़ा कुआं खुदवाया जाए। R के उपरांत S। ही सर्च्ड अराउंड, उसने आसपास ढूंढा, सर्च्ड अराउंड आसपास ढूंढा। फॉर वर्कर्स हु वुड डू द जॉब फॉर हिम विदाउट वेजेस, जो उसके लिए काम कर लें बिना मजदूरी के। उसके उपरांत S के उपरांत खंड होगा Q, तो उसने ढूंढा। ही कंटिन्यूड द सर्च टिल नून, उसने दोपहर 12 बजे तक ढूंढना जारी रखा ऐसे लोगों के लिए। और अंतिम खंड मात्र P ही हो सकता है, R के बाद S फिर Q और अंतिम खंड मात्र P ही हो सकता है। उसने ये अपनी खोज जारी रखी दोपहर 12 बजे तक। दो जॉन फाउंड नन, हालांकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, खोज करता रहा, हालांकि कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे नहीं मिला जो बिना मजदूरी काम करे। फिर भी ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, लेकिन वो तैयार नहीं था कि वो अपनी ये कोशिश छोड़ दे, त्याग दे। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें सीक्वेंस देता हो, सबसे पहले सेगमेंट R, फिर S, उसके उपरांत Q तथा P। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। वही विधि है, पहले पढ़ें और फिर लॉजिकल क्रम में उन्हें रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। When Franco was young, जब फ्रैंको जवान था, युवा था, he would stay at sea all night, तो वो सी पे ही स्टे करता था, मतलब नाविक होगा। समुद्र में रहने का अर्थ है अपनी नाव पर ही रहता होगा या अपने शिप पर रहता होगा। ऑल नाइट, रात भर। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह, प्रत्येक सुबह, ही वुड अराइव विथ अ बिग कैच ऑफ फ्रेश फिश। बिग कैच का अर्थ है जो उसने पकड़ी है, जो उसने उस अपने जाल में पकड़ी है। बिग कैच ऑफ फ्रेश फिश, तो बड़ी मात्रा में वो मछलियां पकड़ के लाता था। विद्यार्थी ध्यान दें, फिश का बहुवचन अनचेंज्ड रहता है। एंड सेल इट इन द मार्केट, और फिर जो उसका इतना बड़ा कैच था, मीन जो बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाता था, वो बाजार में बेच देता था। फ्रैंको वॉज अ फिशरमैन, फ्रैंको एक फिशरमैन था, एक मछुआरा था। हु लिव्ड ऑन द बीच, बीच का अर्थ है समुद्र का किनारा, वो समुद्र किनारे बीच पर रहता था। ही हैड बीन फिशिंग फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर, वो मछलियां पकड़ता आ रहा था जब से उसे याद था, मीन्स बहुत लंबे समय से, जितनी पुरानी उसकी याददाश्त थी तब से उसका यही ध्यान था कि वो मछुआरा है, मछलियां ही पकड़ता है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है किसी मछुआरे फ्रैंको के ये विषय में है कि वो मछलियां पकड़ता था और वो अक्सर समुद्र में अपने काम के लिए रात में जाया करता था। हमारे पास जो बेहतरीन लिंक्स हैं इसमें वो है RSP तथा उनके उपरांत अंतिम खंड Q। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड R। फ्रैंको, परिचय पहली बार हो रहा है। फ्रैंको वॉज अ फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच, जो बीच पर रहता था, समंदर किनारे। R के उपरांत खंड S। ही हैड बीन फिशिंग फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर, वो जितना उसको पुरानी याद थी, जब से उसको याद थी तब से, मीन्स उसकी स्मृति में एक ही काम वो करता आ रहा था, वो था फिशिंग, मछली पकड़ने का।
आर तथा एस के उपरांत होगा खंड पी। व्हेन फ्रैंको वाज यंग, जब वो युवा था, ही वुड स्टे एट सी ऑल नाइट, वो रात भर समुद्र में रहता मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव या अपने जहाज पर, जैसी भी स्थिति हो। और अंतिम खंड मात्र क्यों ही हो सकता है, रात भर रहता वहाँ। एवरी मॉर्निंग, और फिर सुबह, ही वुड अराइव विथ अ बिग कैच ऑफ फ्रेश फिश, और सुबह वो आता बहुत बड़ी मात्रा में ताज़ा मछलियाँ पकड़कर, एंड सेल इट इन द मार्केट, और इन्हें बाजार में बेच देता। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट आर, फिर एस, पी तथा क्यू, इसी क्रम में। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, अब की बार फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। पीपल रेडिली एक्सेप्ट, रेडिली होता है तुरंत, एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्ग्यूमेंट, जिसे लगाकर हम वाक्य में इसे फिर से पढ़ते हैं। पीपल, लोग, रेडिली एक्सेप्ट, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी तर्क, आर्ग्यूमेंट का अर्थ है कोई तर्क, दलील, ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया, अगर उसका मीडिया भी समर्थन करे तो। अन्य ऑप्शंस में कंसेशन का अर्थ है कोई छूट, अगर आपको कोई डिस्काउंट या छूट या रिलैक्सेशन मिले तो वो कंसेशन है। ऑगमेंट का अर्थ है किसी चीज़ को बढ़ाना या वृद्धि करना, अगर आप एक्सपोर्ट्स को ऑगमेंट कर रहे हैं तो देश के निर्यात बढ़ा रहे हैं, उनमें वृद्धि कर रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ का अर्थ है समझौता या समझौता करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी, आर्ग्यूमेंट, दलील या तर्क ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। सक्सेस इज अ डैश ऑफ टेकिंग रिस्क्स एवरीबडी नोज। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का अर्थ है सह उत्पाद, किसी काम को करने के साथ जो चीज़ मिले, किसी उत्पाद को बनाने के दौरान जो चीज़ अन्य बन जाए, उपलब्ध हो जाए, उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो कामयाबी है वो सह उत्पाद है रिस्क लेने का, जोखिम उठाने का। हर व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति इस बात से वाकिफ़ है कि जो सक्सेस या कामयाबी है वो रिस्क लेने या जोखिम उठाने का सह उत्पाद है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। टेंशन है तनाव, बर्डन का अर्थ है बोझ, और प्रेशर का अर्थ है दबाव या दबाव डालना। हमारा आंसर ऑप्शन बी, बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, अब की बार बताना है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है प्लकेट, जिसका अर्थ है किसी को शांत करना या राजी करना। कोई गुस्से में है, नाराज है, उसे आप शांत करें, मना लें, तो आप उसे प्लकेट कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, इनरेज। इनरेज का अर्थ है क्रुद्ध करना, गुस्सा दिलाना। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम हो सकता है इन्फ्यूरिएट। विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप किसी को प्लकेट करते हैं तो उसे शांत करते हैं, उसे राजी करते हैं, मनाते हैं, उसका गुस्सा शांत कर रहे हैं, जबकि इनरेज में हम उसका गुस्सा भड़का रहे हैं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए, अपीज और कंसीलिएट, दोनों का वही अर्थ है जो प्रश्न शब्द का है, किसी को राजी करना, शांत करना या तुष्ट करना। अंतिम ऑप्शन फ्यूरी एक अच्छा शब्द है। फ्यूरी का अर्थ है क्रोध। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्यूरी एक नाउन है, अगर इसकी वर्ब इन्फ्यूरिएट होती तो वो उत्तर हो सकता था, क्योंकि प्रश्न शब्द प्लकेट एक वर्ब है, आंसर भी एक वर्ब होना चाहिए था, इसलिए फ्यूरी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूरी एक नाउन है जिसका अर्थ है क्रोध, जबकि हमें चाहिए क्रुद्ध करना या क्रोध दिलाना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने का निर्देश मिला है, तो पढ़ते हैं। शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मोहन्स वॉलेट इन अ हरी। विद्यार्थी ध्यान दें, मिसप्लेस का अर्थ है कहीं रखकर भूल जाना, और वॉलेट का अर्थ है बटुआ। इन अ हरी है जल्दबाजी में। संभव है कि शीतल ने जल्दबाजी में मोहन का बटुआ कहीं रख दिया हो और फिर भूल गई हो। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य एक्टिव वॉइस का है, जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें लगाना होगा माइट हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिसप्लेस्ड, राइट। और वाक्य का सब्जेक्ट होगा मोहन्स वॉलेट। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो मोहन्स वॉलेट और आगे माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। मोहन्स वॉलेट नया सब्जेक्ट, माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड
संभवतः गलती से कहीं और जगह रख दिया गया, भूल से कहीं रखकर छूट गया, बाई शीतल इन अ हरी। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। तो उनकी समीक्षा में ऑप्शन ए कहता है मोहन्स वॉलेट मे बी, बिल्कुल नहीं, माइट हैव बीन चाहिए। ऑप्शन सी कहता है मोहन्स वॉलेट मे हैव बीन, ना, माइट हैव बीन। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है मोहन्स वॉलेट, मोहन का बटुआ, माइट बी मिसप्लेस्ड, नहीं, माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड, संभवतः कहीं रख कर भुला दिया गया बाई शीतल। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड, स्टोर कीपर ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कोट, डिड यू सी द टॉर्च आई केप्ट देयर, अनकोट, कि क्या तुमने वो टॉर्च देखी जो मैंने वहां रखी थी। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी विशेष ध्यान दे रिपोर्टिंग वर्ब पर और डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य के किस्म पर। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड पास्ट टेंस में है और डिड यू सी द टॉर्च आई केप्ट देयर इंटेरोगेटिव वाक्य है। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो आस्क द सिक्योरिटी गार्ड के उपरांत कंजंक्शन इफ अथवा वेदर, क्योंकि प्रश्न हेल्पिंग वर्ब का है। और डिड यू सी द टॉर्च आई केप्ट देयर सिंपल पास्ट टेंस में है जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड वेदर ही हैड सीन द टॉर्च, हैड सीन पास्ट परफेक्ट में डिड यू सी के स्थान पर, द टॉर्च ही हैड केप्ट देयर, आई केप्ट देयर के स्थान पर ही हैड केप्ट देयर। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द स्टोर कीपर टोल्ड द सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल नहीं, हमें मिला था एक प्रश्नवाचक वाक्य। बी कहता है द स्टोर कीपर आस्क्ड टू, नहीं, आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड, वेदर ही सॉ, नहीं, वेदर ही हैड सीन। और ऑप्शन सी कहता है द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड इफ ही हैड सीन, इफ हैड ही सीन नहीं, ही हैड सीन हो सकता था। विद्यार्थी ध्यान दें, इनडायरेक्ट स्पीच में रचना असर्टिव होगी, इंटरोगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव डायरेक्ट में हो सकती है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। पेनलेस डेथ, पेनलेस का अर्थ है दर्द से रहित, डेथ है मृत्यु, गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव, रिलीव का अर्थ है मुक्ति दिलाना, सफरिंग है पीड़ा, पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए कभी कभी मरीजों को पेनलेस डेथ दी जाती है, शांत तरीके से उनको मृत्यु दे दी जाती है, उसे कहते हैं यूथनेसिया या फिर दया मृत्यु, इंग्लिश में मर्सी किलिंग। एक परिस्थिति समझें जिसमें कोई व्यक्ति किसी बीमारी जैसे कैंसर की अंतिम स्टेज पर बहुत दर्द या पीड़ा भुगत रहा है, उपचार संभव नहीं है, तो फिर एक लीथल इंजेक्शन या अन्य समतुल्य माध्यम से अगर उसे मृत्यु को प्राप्त करवा दिया जाए तो उसे कहा जाएगा मर्सी किलिंग या यूथनेसिया। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। यूफोरिया का अर्थ है बहुत प्रसन्नता, इलेशन, ग्रेट हैप्पीनेस। नार्सिसिज्म एक बहुत अच्छा शब्द है, नार्सिसिज्म का अर्थ है आत्ममुग्धता या आत्ममोह, ऐसी स्थिति जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, दिन भर अपने बारे में ही सोचता हो और खुद पर आसक्त हो, उसे कहते हैं नार्सिसिज्म। और यूफेमिज्म एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, यूफेमिज्म का अर्थ है प्रयोक्ति। प्रयोक्ति का सामान्य भाषा में अर्थ है कोई ऐसा शब्द आदि जो चुभे नहीं, जिससे कोई आदमी बुरा न माने। उदाहरण के तौर पर डाइड की जगह हम कहें पास्ड अवे, अनएम्प्लॉयड की जगह हम कहें बिटवीन जॉब्स। अगर हम किसी को हियरिंग इम्पेयर्ड कहें, डेफ ना कहें, तो ये शब्द हुए यूफेमिज्म्स। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी यूथनेसिया ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में हमें पहचानना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इन्वायरमेंट की स्पेलिंग में ये ओ नहीं होना चाहिए था। ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट का अर्थ है पर्यावरण। अन्य ऑप्शंस में पल्यूटेंट का अर्थ है प्रदूषक, डिमीनर का अर्थ है आपका बाह्य व्यवहार, आपका जिस तरह का आचरण या व्यवहार होता है वो आपका डिमीनर है, और मैनेजेबल का अर्थ है प्रबंधनीय। अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में एक इडियम मिली है जिसका अर्थ बताना है कीप अ सिविल टंग। टू कीप अ सिविल टंग का अर्थ होता है शिष्टता से बात करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पीक पोलाइटली। अन्य ऑप्शंस में आर्ग्यू वसीफरसली, आर्ग्यू का अर्थ है तर्क करना, वसीफरसली का अर्थ है उग्र आवाज में आप जब जोर से
या फिर उग्रता से बात करते हैं तो वसीफरसली कर रहे हैं। एक्सप्रेस डिसेंट माइल्डली, डिसेंट का अर्थ है डिसएग्रीमेंट, असहमति। माइल्डली का अर्थ है मृदु स्वभाव से, जहां आप ज़्यादा जोर या फिर उग्रता नहीं दिखाते। तो अपनी जो नाराज़गी या डिसएग्रीमेंट है उसको व्यक्त करना माइल्डली बिल्कुल नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस, पूर्ण शांति बनाए रखना व्हेन नीडेड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, निर्देश है नीचे दिए गए वाक्य के जिस खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द वन आइड मैन, वन आइड मैन का अर्थ है काना व्यक्ति, जिसकी एक ही आंख काम करती हो। वो काना व्यक्ति हैज बीन अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोप लगाया जाना, टू मर्डरिंग 2 गर्ल्स इन हिज नेबरहुड, नेबरहुड का अर्थ है पड़ोस, मर्डरिंग है हत्या करना। वाक्य में बेशक एरर यहाँ है, अक्यूज्ड का प्रपोजिशन टू नहीं ऑफ होता है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा द वन आइड मैन हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग 2 गर्ल्स इन हिज नेबरहुड। उस काने आदमी पे आरोप है कि उसने अपने पड़ोस की 2 लड़कियों की हत्या कर दी। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है डी, हैज बीन अक्यूज्ड टू नहीं ऑफ होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96, हमारा निर्देश है रेखांकित खंड को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। पढ़ते हैं। एज लॉन्गर एज दे आर हियर हरी वोंट अटेंड द ट्रेनिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, वोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल नॉट की। एज लॉन्गर एज दे आर हियर, जब तक वो यहाँ है हरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एज लॉन्गर एज नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, एज और सो एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कंपैरेटिव। एज लॉन्ग एज का अर्थ है जब तक की। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है सो फार एज, जहां तक की बिल्कुल नहीं, जब तक की चाहिए। ऑप्शन सी सही हो सकता था यदि यहां ये लॉन्गर के स्थान पर लॉन्ग होता। सो लॉन्ग एज का भी वही अर्थ है, जब तक की, जहां तक की, मीन्स बशर्ते, अगर ये हो गया तो, प्रोवाइडेड दैट। एज लॉन्ग एज उत्तर हो सकता है, सो लॉन्ग एज भी हो सकता था, पर सो लॉन्गर एज नहीं, हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए थी। तो जब तक ये शर्त बनी रहेगी कि वो लोग यहाँ है, हरी जो है वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97, एक बार फिर से सिनोनिम बताने का निर्देश है। हमें बताना है प्रश्न शब्द का पर्यायवाची। हमें मिला है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का अर्थ है किसी को भड़काना या उकसाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोवोक, प्रोवोक का अर्थ भी वही है, उकसाना, भड़काना। इसके लिए एक अन्य पर्यायवाची हो सकता है इंसाइट। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए इंस्टिल का अर्थ होता है किसी में कोई चीज़ बिठाना, दिमाग में बिठाना, स्थापित करना। जैसे आप बच्चों में कुछ गुण, कुछ विचार, कुछ सोच या उसूल उनके मन में भरना चाहते हैं, विचार में लाना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं इंस्टिल। या फिर इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम है इनकलकेट, INCULCATE। इंसाइटमेंट का अर्थ है भड़कावा या उकसावा। विद्यार्थी ध्यान दें, इंसाइट उत्तर हो सकता था, इंसाइटमेंट नहीं, क्योंकि इंस्टिगेट एक वर्ब है जबकि इंसाइटमेंट नाउन। इम्बाइब एक बेहतरीन शब्द है, इसका अर्थ है किसी चीज़ को अपने अंदर अवशोषित करना, आत्मसात करना। वैसे एक अन्य अर्थ भी है शराब पीना। हमारा आंसर ऑप्शन बी, प्रोवोक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अब की बार एंटोनिम या विलोम शब्द बताना है प्रश्न शब्द का। हमें मिला है ओपेक। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, जिसकी दूसरी तरफ देखा न जा सके, जो पारदर्शी नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। हमारा आंसर होगा लिम्पिड। लिम्पिड का अर्थ है पूरी तरह पारदर्शी। अगर कोई जल या ऐसी चीज़ लिम्पिड है तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अन्य ऑप्शंस में ए, ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है पारदर्शिता। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है ओपेक एक एडजेक्टिव, तो हमारा आंसर भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए था। ट्रांसपेरेंट जो कि लिम्पिड का सिनोनिम है उत्तर हो सकता था, किंतु ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी एक नाउन है, इसलिए वो उत्तर नहीं हो सकता। मर्की का अर्थ है धुंधला, जहां अंधकार सा हो या अस्पष्टता हो, धुंधलापन हो। और हेजी का अर्थ भी है धुंधला या अस्पष्ट। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, एक बार फिर से वही निर्देश है, रेखांकित खंड या अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स शी एडवाइज्ड हिम, एडवाइज्ड का अर्थ है सलाह देना, उसने उसे सलाह दी, अगेंस्ट बीइंग लेजी, कि वो आलसी ना हो, इन कंप्लीटिंग पूरा करने में, सच ऐसी इंपॉर्टेंट टास्क्स, टास्क्स का अर्थ है कार्य।
वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, या तो हो अ लॉट ऑफ टाइम्स, अ लगाएंगे तो लॉट सिंगुलर होगा, अथवा लॉट्स ऑफ टाइम्स। वाक्य को पढ़ते, अ लॉट ऑफ टाइम्स या लॉट्स ऑफ टाइम्स शी एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट बीइंग लेजी इन कंप्लीटिंग सच इंपॉर्टेंट टास्क, कि वो आलसी ना हो, उसने सलाह दी कि आलसी बिल्कुल ना हो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को करने में। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स शी एडवाइज्ड हिम। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम नहीं, टाइम्स होना चाहिए था, प्लूरल नाउन चाहिए, और मच ऑफ टाइम भी नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, हमारा निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड पहचाने। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो सकता है। शब्द होम्योपैथी में ई तथा पी के बीच में भी ओ होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी HOMOEOPATHY। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एलोपैथी का अर्थ है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, टेलीपैथी का अर्थ है ऐसी योग्यता जिसके माध्यम से आप दूर से किसी का माइंड रीड कर सकते हैं, दूर से कोई चीज़ समझ सकते हैं, संप्रेषित हो जाती है आपके पास। और नेचुरोपैथी का अर्थ है प्राकृतिक चिकित्सा, तो प्राकृतिक माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है उसे कहते हैं नेचुरोपैथी। अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 025882 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।